हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक भारत के उद्योग के संदर्भ में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इस कौन कौन से उद्योग किस किस तरह के और कब कब ओपन किए गए हैं। सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, भारत के उद्योग की बात करें तो भारत का उद्योग जो है बहुत पुराना नहीं है। ठीक है, पुराना इसलिए नहीं है क्योंकि यह उद्योग जो है भारत में बाद में विकसित हुए हैं। ठीक है, पहले भारत उद्योग नहीं था, भारत एक कृषि प्रधान देश था। ठीक है, तो बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में देखते हैं हम लोग क्या है भारत के उद्योग के। तो उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग एक जनरली हम लोग बोलते हैं क्या, उद्योग। जैसे गन्ने को चीनी में कन्वर्ट कर देना, गेहूं को बिस्किट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये सब क्या है, उद्योग का पार्ट है। अगर उद्योगों का वर्गीकरण करें, उद्योगों का वर्गीकरण कितने तरह से कर सकते हैं, तो ये 4 तरीके हैं जिनको हम लोग विभाजित कर सकते हैं। जैसे कृषि पर आधारित उद्योग। जैसे कृषि पर आधारित उद्योग क्या हो सकता है, जैसे मैंने अभी चीनी का नाम लिया, बिस्किट का नाम लिया, वो सारे सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। ये सभी के सभी कृषि पर आधारित उद्योग हो जाते हैं और ये प्राइमरी सेक्टर में आने वाले होते हैं। जैसे कि कृषि हो गया, सारी प्राकृतिक चीजें वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। ठीक है ना। अब उद्योग की बात करें तो सेकेंडरी उद्योग की बात करेंगे तो किस सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और उनमें कार्यरत इंप्लॉय जो होते हैं वो सारे किस में होते हैं, तो वो सेवा क्षेत्र यानी थर्ड में होते हैं। खनिज पर आधारित प्रश्न जो होता है, इसमें लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, ये सभी आते हैं। ठीक है, खनिज पर आधारित। और तकनीक और खनिज पर आधारित जो होगा वो वायुयान होगा, जलयान होगा, रेल होगा। इन सब के निर्माण में या कोई भी गैजेट के निर्माण में जिन खनिजों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। बात करें लास्टली जो है वन उद्योग। वन उद्योग से रेशम, कागज, ये प्रमुख उद्योग माना जाता है वन उद्योग से। इसके अलावा बहुत सारे वन उद्योग से कार्य होते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, जैसे अन्य चीजें भी हो जाएंगी जो लकड़ियों से बनाई जाती है या उनके फलों से बनाई जाती हैं। जैसे कि कुनैन हो गया, कुनैन जो है मलेरिया की दवा जिससे बनती है। तो ये बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, यानी मेडिसिन के सेक्टर में भी वनों का काफी महत्व है। आगे हम लोग बात करते हैं तो भारत में औद्योगिक नीति जो चली थी वो कब चली थी। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति जो बनी थी 1948 में बनी थी, और दूसरी औद्योगिक नीति जो बनी 1956 में, और नई आधुनिक नीति जो बनी है 1991। ठीक है, ये सरदार मनमोहन सिंह की देन है। ठीक है, याद रहेगा आपको। इन्होंने ही उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों जो बात कही है ये मनमोहन सिंह जी की देन है। ठीक है, हमारे पूर्व पीएम। बात करें लिबरलाइजेशन की तो ये उदारीकरण क्या होता है, इसका मतलब होता है सरकारी वर्चस्व को कम करना। ठीक है, और जो है प्राइवेट को बढ़ावा देना, ये बात कहा गया। तो इसीलिए उन्होंने निजीकरण कहा है। क्या कहा है, निजीकरण। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। उदारीकरण का अर्थ बस इतना ही समझिए आप कि इसमें सरकारी अस्तित्व को कम करना है, न कि बढ़ाना है। ठीक है, तभी देश का विकास होगा, अन्यथा देश का विकास नहीं होगा। आप सभी जानते हैं सरकारी एम्प्लॉय कितना अच्छे से काम करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री। भारत में देश का पहला आयरन स्टील जो ओपन किया गया था 1874 बराकर नदी के किनारे कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। कहां किया गया था, कुल्टी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, लेकिन फंड के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई थी। बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसके बाद इसका नाम बदलकर इसे बराकर आयरन वर्क्स रख दिया। ठीक है ना, यानी जो आपका पहला लौह कारखाना कुल्टी में खोला गया था बराकर नदी के तट पे, उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित जो लौह इस्पात कारखाना था वो कौन कौन से थे। देखिए, टिस्को का पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा ओपन किया गया था। और ये जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साकची नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसके बाद IISCO जो है, ये जो है इंडियन आयरन स्टील कंपनी जो है,
इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई। बाद में इसे कुल्टी कुल्टी हीरापुर बर्नपुर स्थित संयंत्रों को भी इसी में मिला दिया गया है। यानी इसमें जो है 3 संयंत्रों को शामिल किया गया। वो 3 संयंत्र है कुल्टी, हीरापुर व बर्नपुर। इन सभी संयंत्रों को जो है इसमें मर्ज कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको याद रखना है, पहला आपका टिस्को था और IISCO जो था 1918 में, जिससे 3 कुल्टी हीरापुर बर्नपुर को मर्ज किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना एवं तीसरी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है, जो भिलाई है आपका, दुर्गापुर है और राउरकेला, ये 3 बड़ी कंपनियां आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है स्थापित की जाती है। ठीक है ना, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61। ठीक है ना, तो उसी के बीच ये कंपनियां जो स्थापित की जाती हैं। ठीक, तो भिलाई 1955 में, ठीक है, और सोवियत संघ रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित की जाती है भिलाई संयंत्र, इस्पात कारखाना है। दुर्गापुर जो है यह 1956 में पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया जाता है, और राउरकेला जो है लौह इस्पात उद्योग 1959 में। देखिए 1 साल बाद ये है और 3 साल बाद ये है। ठीक है, और इसी के 5 साल बाद ये है। तो आपको क्रम याद रखना है, 1 साल, 3 साल और 5 साल, सारे विषम नंबर हैं, तो इस तरह से आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है ना, राउरकेला जो है उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है, और बोकारो स्टील प्लांट जो है 1964 में झारखंड के सहयोग से झारखंड में सोवियत संघ रूस के सहयोग से ये स्थापित किया गया है। ठीक है, और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया 61 से 66। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सलेम स्टील प्लांट जो है तमिलनाडु, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम था। तो आपको ये बात जरूर याद रखना है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो है आंध्र प्रदेश में है, और यह भारत का पहला तटीय इस्पात कारखाना है। तटीय मतलब समुद्र के किनारे बनने वाला पहला इस्पात कारखाना है। और सलेम आपको याद रखना है, सलेम याद रखना है, सलीम नहीं याद रखना है। सलीम अली की बात होगी तो वो आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे सूती वस्त्र उद्योग की। तो सूती वस्त्र उद्योग में हम देखेंगे आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कलकत्ता में 1818 में की गई थी, लेकिन यह असफल रही थी। फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। ये क्या रही थी? असफल रही थी। पहली सूती मिल जो है वो असफल थी, लेकिन इसके बाद पहला सफल आधुनिक कारखाना जो खोला गया था वो 1854 में मुंबई के कवासाजी में स्थापित किया गया था। मुंबई के कवासाजी 1854 में। सोचिए जरा, 18 के बाद सीधे 54 में सफलता हासिल हुई है सूती वस्त्र उद्योग में। मुंबई को भारत का सूती वस्त्र उद्योगों की राजधानी की उपनाम से जानते हैं। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जानते हैं, उपनाम है उसका। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि इसे मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को ये पता है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो ये दोनों बात बताना होगा कि बोस्टन इसे क्यों कहा जाता है और इनको मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक, तो मैनचेस्टर का अर्थ क्या होता है आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोगों का जूट उद्योग। देखिए जूट उद्योग जो है इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। और मशहूर जूट रेशों से सामानों का निर्माण किया जाता है, और भारत विश्व में 60% अकेले जो है जूट का प्रोडक्शन करता है करंट में। ठीक, जूट का पहला कारखाना जो खोला गया था रिसरा में 1855 में स्थापित किया गया था। देखिए याद कीजिएगा, 1854 में बंबई में पहला सफल सूती कारखाना खोला गया था, और 55 में जो है पहला जूट कारखाना रिसरा में खोला गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। जूट को पटसन भी कहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जूट को पटसन, और जूट का अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है वो ढाका में है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत में रह गई, लेकिन
3/4 जूट उत्पादक जो है पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया था। लेकिन करंट की स्थिति में देखें तो जूट का सर्वाधिक प्रोडक्शन करने वाला जो देश है वो अपना भारत है, जो 60% अकेले जूट का प्रोडक्शन करता है। ठीक, जूट के प्रोडक्शन में नंबर 1 जो स्टेट है वो आपका कौन सा है, आप कमेंट करके बताएंगे कि नंबर 1 स्टेट भारत का कौन सा है जो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आगे बात करते हैं तो एल्युमिनियम उद्योग की बात करते हैं। तो एल्युमिनियम उद्योग का जो पहला कारखाना ओपन किया गया था 1937 पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। कहां पे किया गया था, जेके नगर में इसको स्थापित किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाल्को की बात करें, बाल्को की बात करते हैं कोरबा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था, और कोरबा कोयना, बाल्को में 2 आते हैं, एक कोरबा और कोयना। कोयना महाराष्ट्र में है और कोरबा जो है मध्य प्रदेश में है। तो ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था बाल्को को, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। बाल्को से तात्पर्य है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को जो है उत्तर प्रदेश रेणुकोट में है और यह यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया है, और इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। नाल्को का पूरा नाम की बात करें तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी जो है इसका नाम है, दामनजोड़ी उड़ीसा, फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बात याद रखिएगा, इनका नाम बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को। वायुयान उद्योग की बात करें तो वायुयान उद्योग का पहला जो कारखाना स्थापित किया गया था 1940 बेंगलुरु में किया गया था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के द्वारा स्थापित किया। इस समय इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हाल कहते हैं। करेंटली इसका नाम जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहते हैं, और यही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, हाल है, जो कि भारत में हेलीकॉप्टर और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों का निर्माण करती है। बात करें जलयान का, तो जलयान का पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में ओपन किया गया था। किसके द्वारा, सिंधिया स्टीम नेविगेशन द्वारा विशाखापट्टनम में पहला जलयान कारखाना ओपन किया गया था, ठीक है। बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम कर दिया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, ये बात आपको याद रखना है। रेल उपकरण की बात करें तो पहिया का एक्सल जो बनता है बेंगलुरु में बनता है, विद्युत इंजन जो बनता है वो चितरंजन में बनता है, इंट्रीगल कोच जो बनते हैं चेन्नई में बनते हैं, एडवांस कोच, डीजल इंजन जो बनता है वाराणसी में बनता है। हालांकि डीजल इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक इंजन भी वाराणसी में अब बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। रेल कोच की बात करें तो कपूरथला में, और आधुनिक कोच फैक्ट्री जो है वो रायबरेली में बनाई जा रही है, यानी एकदम से एडवांस कोच का निर्माण जो है वो कहाँ किया जा रहा है, रायबरेली में किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी इनको एक बार जरूर और रिवाइज करिएगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग तो चीनी उद्योग की। तो भारत में आधुनिक चीनी का उद्योग जो शुरुआत हुआ था 1903 बिहार में पहली चीनी की मिल स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी, बिहार में स्थापित की गई थी, और पहली चीनी की मिल थी वो, ठीक है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904, देखिए 1903 के बाद 1904 लेकिन मद्रास में लगाया गया था। मद्रास आज चेन्नई कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चेन्नई, जो तमिलनाडु में है। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर में एक कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन प्रोडक्शन मतलब प्रारंभ हुआ, ठीक है। 3 में, 4 में और 14 में ये आपको एकदम से ध्यान रखना है। 4-14 सीमेंट के लिए है और 3 जो है आपका चीनी के उद्योग के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रासायनिक उर्वरक की बात करें तो रासायनिक उर्वरक का जो है पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। रानीपेट में रासायनिक, रानीपेट रासायनिक आपको कोरिलेट करके याद रख लेना है, ठीक है ना। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पंजाब प्रथम स्थान पर है, यानी सबसे अधिक कोई राज्य उर्वरक का इस्तेमाल करता है तो वो पंजाब राज्य है जो सबसे ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करता है। हालांकि प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा पंजाब ही देता है। चमड़ा उद्योग की बात करें तो भारत में चमड़ा उद्योग मुख्य केंद्र है कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु है। कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। जूते बनाने का यहाँ एक प्रसिद्ध स्थान है
जहां पर जूतों का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रेशम उद्योग की बात करें तो भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी रेशम प्रोडक्शन में नंबर 1 जो है चाइना है और दूसरा आपका प्यारा भारत है। प्राकृतिक रेशम सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश अपना भारत है, जिसे सहतूती, एरी, तसर और मूंगा, ये चारों प्रकार का रेशम जो है भारत जो है प्रोडक्शन करने में नंबर 1 है। और ये 4 के 4 तरह भारत में प्रोडक्शन होते हैं, जबकि चाइना में 4 के 4 तरह प्रोडक्शन नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखना है। कर्नाटक देश का 41% कच्चा रेशम का उत्पादन करता है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक रेशम का प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका कर्नाटक राज्य। अब देखिए 14 महाकंपनियां हैं, तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी तरह का वीडियो आपके लिए बराबर लाते रहें। ठीक है ना।